दोस्तों, एक सुमन नाम की लड़की अपने पति से बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। उसका पति जुआ खेलता है और उसका पति नशेड़ी था और जुआ के चलते वो ज़मीन जायदाद सब कुछ जुए में हार चुका था। सुमन का जो पति था हर रोज़ सुमन को मारता था, पीटता था और सुमन से पैसे का डिमांड करता था। सुमन का जो पति था वो कहता था कि मुझे कहीं से भी पैसा ला कर दो, तुम चाहो तो किसी के साथ अपना मुंह मरवाओ या फिर किसी के साथ रात गुजारो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे बस पैसा ला कर दो, मुझे अपना कर्ज चुकाना है। दोस्तों, सुमन अपने पति से बहुत ज़्यादा लाचार थी। एक दिन सुमन अपना पति का घर छोड़कर चली जाती है, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी। जब सुमन अपना घर छोड़कर जाती है तो सुमन की मुलाकात एक सक्सेना साहब से होती है। दोस्तों, सक्सेना साहब के घर पर सुमन कई दिनों तक उनके साथ में रहती है और खूब मौज मस्ती करती है, लेकिन इसी के बीच में सक्सेना साहब का दिल सुमन के ऊपर आ जाता है और सुमन का भी दिल सक्सेना साहब को दे बैठती है, क्योंकि सुमन का जो पति था उतना ज़्यादा सुमन को प्यार नहीं करता था जितना ज़्यादा प्यार सक्सेना साहब सुमन को करने लगे थे। दोस्तों, एक दिन सक्सेना साहब सुमन के साथ प्यार भरी बातें कर रहे थे, तभी अचानक सुमन का जो पति रहता है सक्सेना साहब के घर के दरवाजे पर आ जाता है और जैसे ही उसका पति अंदर आ जाता है तो दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। तब सक्सेना साहब उसके पति के साथ जो करते हैं शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। सक्सेना साहब दिल के बहुत अच्छे इंसान थे, उनके जैसा आदमी इस दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सुमन जो है वो सक्सेना साहब के साथ करती है वो जानकर शायद आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, सक्सेना साहब को उस दिन लोगों की बातों पर भरोसा हो जाता है कि लोग सही कहते हैं कि किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सुमन एक ऐसा कर देती है जिसके चलते सक्सेना साहब की जो ज़िंदगी है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, ये घटना गुरुग्राम के गांधीनगर की है। जून का महीना था और गर्मियों का समय था। दोपहर का 4 बज रहे थे। धूप और गर्मी की वजह से चारों तरफ सुनसान माहौल था। तभी सक्सेना साहब के घर के दरवाजे की जो बेल बजती है और जब सक्सेना साहब घर के अंदर से बाहर आकर जब दरवाज़ा खोलते हैं तो उनके सामने एक बहुत सुंदर महिला खड़ी हुई नज़र आती है। दोस्तों, सक्सेना साहब उस महिला से पूछते हैं कि बताइए आपको किससे मिलना है। दोस्तों, वो महिला दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन दिखने में वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि सक्सेना साहब उसको देखते ही रह जाते हैं। लेकिन उस वक्त उस महिला की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। तभी वो महिला सक्सेना साहब से कहती है कि यहाँ पर शोभा नाम का लड़की कोई है। तब सक्सेना साहब कहते हैं कि यहाँ पर कोई शोभा नाम की लड़की नहीं रहती है, ये हमारा घर है और मैं पिछले 3 सालों से यहीं पर रह रहा हूँ। तब वो महिला कहती है कि देखिए, मेरा नाम सुमन है और मेरी जो फ्रेंड थी यहाँ पर पहले रहती थी उसका नाम शोभा था। मैं 4 साल पहले शोभा से इसी घर में मिली थी। उसके बाद मुझे कभी समय नहीं मिला, मौका नहीं मिला उससे मिलने का और ना ही हमारी उनकी फ़ोन पर बात होती थी। मुझे लगा कि शोभा अभी भी यहीं पर रहती होगी, लेकिन अब मेरे पास उसका कोई दूसरा एड्रेस भी नहीं है, पता नहीं वो कहाँ चली गई। दोस्तों, इतना कहने के बाद सुमन वहाँ से जाने लगती है। तभी सक्सेना साहब सुमन से कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? कोई परेशानी है तो आप ठीक हो ना? अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे बताइए। दोस्तों, सुमन जो है वो कहती है कि देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक गिलास मुझे पानी आप मुझे पिला सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। तब सक्सेना साहब कहते हैं कि हाँ, अंदर आइए, मैं आपको पानी पिला रहा हूँ। तब सुमन कहती है कि नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आऊँगी, मैं यहीं पे ठीक हूँ। उसके बाद दोस्तों,
सक्सेना साहब अपने घर के अंदर जाते हैं और एक गिलास पानी लेकर आते हैं, सुमन को पानी दे देते हैं। और जब सुमन पानी पी लेती है, फिर सक्सेना साहब से कहती है कि अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठकर आराम करना चाहती हूँ, जब धूप कम हो जाएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। दोस्तों, सक्सेना साहब के बालकोनी में सोफ़ा और चेयर, बाकायदा टेबल लगा हुआ था, तो जो सुमन रहती है वो वहीं पर बैठने के लिए कह रही थी। तब सक्सेना साहब कहते हैं कि बाहर आप गर्मी में क्यों बैठेंगे, घर के अंदर आ जाइए, एसी चल रहा है, आपको गर्मी महसूस नहीं होगी, थोड़ा सा बैठकर आप आराम कर लीजिए, उसके बाद आप चले जाइएगा। लेकिन दोस्तों, सुमन से कहती है कि नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। तब सक्सेना साहब कहते हैं कि ठीक है, अगर आपको यहीं पर अच्छा लग रहा है तो आप बैठकर आराम कर लीजिए। इतना कहने के बाद सक्सेना साहब अपना घर का दरवाज़ा बंद करते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। सक्सेना साहब इस बात को भूल जाते हैं कि कोई उनसे मिलने के लिए आया था और कोई उनके घर का आकर बैठकर आराम कर रहा है। दोस्तों, सक्सेना साहब रात के 9 बजे आसपास अपना डिनर करने के बाद घर से बाहर निकलते हैं, तो बाहर का गेट बंद करने के लिए जब वो अपने घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सुमन अभी भी घर के बाहर वाले सोफे पर सोई हुई है। सक्सेना साहब सुमन के पास जाते हैं और उसको जगाने की कोशिश करते हैं। तभी सुमन उसको जगने की कोशिश करते हैं तो एकदम चौंक के उठती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत ज़्यादा डर गई हो। दोस्तों, सुमन सक्सेना साहब से कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, शायद मेरी आँख लग गई होगी और मुझे समय का पता नहीं चला। सक्सेना साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, अक्सर ऐसा सबके साथ हो जाता है। दोस्तों, सुमन तुरंत वहाँ खड़ी हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी सक्सेना साहब सुमन से पूछते हैं कि आप कहाँ जा रही हैं, आप इतनी रात को कहाँ जाएंगे, आप शोभा को ढूंढने के लिए यहाँ पर आई हैं और शोभा का दूसरा एड्रेस भी आपको पता नहीं है, तो आप इतनी रात को कहाँ जाएंगे, अभी रात के 10:30 बज रहे हैं। तब दोस्तों, सुमन कहती है कि जहाँ मेरी किस्मत लेकर जाएगी वहाँ मैं चली जाऊँगी। इतना सुनने के बाद सक्सेना साहब को सुमन के ऊपर दया आ जाती है। दोस्तों, सक्सेना साहब सुमन से कहते हैं कि देखिए, इतनी रात को सड़क पर जाना आपके लिए सही नहीं है, कहीं आपके साथ कोई अनहोनी हो जाएगी तो इस अनजान शहर में आपको अकेले घूमना अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, सक्सेना साहब सुमन से कहते हैं कि देखिए, यहाँ पर मैं अकेला रहता हूँ, लेकिन मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। अगर आपको मेरे साथ रात भर रुकने में कोई खतरा नहीं महसूस हो दिखाई दे रहा है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आराम करिए और जब सुबह होगा तो आप यहाँ पर आपका जहाँ मन करेगा वहाँ पर आप चली जाइएगा, लेकिन रात को मत जाइए। दोस्तों, सक्सेना साहब सुमन को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सुमन नहीं मानती है। तब सक्सेना साहब कहते हैं कि ठीक है, अगर आप रुकना नहीं चाहते हैं तो बताइए आपको कहाँ जाना है, मैं आपको गाड़ी से छोड़ दूँगा। लेकिन दोस्तों, सुमन के पास कोई दूसरा ठिकाना नहीं था, ना ही वो शोभा को ढूंढने के लिए आई थी। वो और किसी दूसरे इंसान का एड्रेस उसके पास नहीं था, जिस वजह से सक्सेना साहब कैसे भी करके उसको मना लेते हैं और सुमन सक्सेना साहब के घर के अंदर चली जाती है। सक्सेना साहब घर के अंदर सुमन को बैठाते हैं और कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा थकी होंगी, सबसे पहले आप फ्रेश हो जाइए और मेरे कुछ कपड़े हैं वो कपड़े आपको हो जाएंगे, आप पहन लीजिए। उसके बाद हम कुछ खाना ऑर्डर करेंगे, फिर हम लोग खाना खाएंगे। दोस्तों, सुमन जो है वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है और जब नहा कर अंदर से आती है तब सक्सेना साहब उसको अपनी पत्नी की एक पीली रंग की साड़ी देते हैं पहनने के लिए। इसी बीच में सक्सेना साहब में ऑनलाइन
फुल ऑर्डर कर देते हैं। और जब फूड ऑर्डर करने के बाद सक्सेना साहब जैसे ही अपने घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि पीली साड़ी में सुमन शीशे के सामने खड़े होकर अपने बालों को संवार रही थी। दोस्तों, सक्सेना साहब सुमन को देखे जा रहे थे और सुमन को देखकर सक्सेना साहब को अपनी पत्नी की याद आ जाती है। तभी सुमन सक्सेना साहब को अपने पास बुलाती है और ब्लाउज की डोरी कसने के लिए कहती है। सक्सेना साहब उसके पास जाते हैं और अपने कपकपा हुए हाथों से सुमन के ब्लाउज का डोरी को बांटते हैं और उसके बाद सुमन और सक्सेना साहब दोनों लोग बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी सक्सेना साहब ना चाहते हुए भी सुमन से पूछते हैं कि आप अपने बारे में मुझे बताइए, आप कहाँ से आई हैं, आप क्या करती हैं, आपकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आपके साथ कुछ तो हुआ है क्या। दोस्तों, सुमन जो था वो खाते खाते रोने लगती है, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और फिर सक्सेना साहब से कहती है कि मैं एक शादीशुदा महिला हूँ और मेरा जो पति है वो बहुत ही कमीना इंसान है, बहुत नीच किस्म का आदमी है। उसको शराब पीने की लत लग चुकी है और उसको जुआ खेलने की बुरी आदत है और दिन रात वो जुआ खेलता है और सारा दिन मुझे मारता पीटता रहता है। वो मुझे कहता है कि अपने मायके जाकर अपने माता पिता के पास से पैसे मांग कर लाकर मुझे दो, अपने दोस्तों से पैसा मांग कर लाकर मुझे दो। आपको पता है कि मैंने अपने मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा पैसा मांग लिया है और उसको मैं पैसा उसको कहती पैसा देकर थक गई हूँ, लेकिन जब भी मैं उसको कहती हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है तो वो कहता है कि पैसे की व्यवस्था करो। जब मैं व्यवस्था नहीं कर पाती हूँ तब वो मुझसे बहुत ज़्यादा परेशान करता है और हमेशा मुझे मारता पीटता रहता है। अब समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ। मेरे साथ किस तरीके का व्यवहार करता है, ऐसा लगता है जैसे कि मैं उसके लिए इंसान नहीं, वो मेरे ऊपर जानवरों जैसा बर्ताव करता है। दोस्तों, सुमन की बातों को सुनकर सक्सेना साहब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, सुमन को दिलासा दिलाते हैं और उसको कैसे भी चुप करवाते हैं। सक्सेना साहब कहते हैं कि देखिए, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। चलिए, अच्छा हुआ आप अपने पति को छोड़कर अब हो सकता है कि आगे की ज़िंदगी आपको साथ कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर होगा। बस भगवान पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक होगा। दोस्तों, जो सक्सेना साहब हैं वो कहते हैं कि आप डिनर करने के बाद मेरी पत्नी का बेडरूम में सो जाइए। जब सुमन कहती है कि नहीं साहब, मैं यहाँ पर सोफ़े पर भी सो जाऊँगी, सक्सेना साहब कहते हैं नहीं, आप सोफ़े पर अच्छे से नहीं सो पाएंगी, आप बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं, इसीलिए आप रूम के अंदर जाइए और मेरी पत्नी के बेडरूम में सो जाइए। लेकिन दोस्तों, जो सुमन थी वो सक्सेना साहब की बातों को नहीं मानती है और रात को सोफे पर भी सो जाती है। जब सक्सेना साहब देखते हैं कि सुमन सोफे पर सो गई है तो सक्सेना साहब सुमन को तकिया और कंबल लाकर देते हैं, फिर वो अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। लेकिन सुबह में जब सक्सेना साहब की नींद खुलती है तो उसके बेड के बगल में एक टेबल रखा हुआ था और उसी टेबल पर एक गरम चाय रखी हुई थी, दिखाई दे रही थी। जब सक्सेना साहब उस कप को उठाते हैं तो उस चाय में बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही थी। सक्सेना साहब मुस्कुराते हुए उस चाय को पी लेते हैं और दरअसल दोस्तों, सक्सेना साहब को उस दिन अपनी पत्नी की याद आ जाती है, क्योंकि सक्सेना साहब की जो पत्नी थी वो रोज़ सुबह उनके बेड पर ही चाय दिया करती थी। चाय पीने के बाद जब सक्सेना साहब को अपने ड्राइंग रूम में जाते हैं तो ड्राइंग रूम के ऊपर देखकर वो एकदम से चौंक देते हैं, क्योंकि दोस्तों, ड्राइंग रूम सक्सेना साहब का एकदम से बिखरा पड़ा हुआ था। लेकिन उस दिन सुमन ने सभी चीज़ों को अच्छे से सजाकर रख दिया था और जितना भी उस रूम में कबाड़ था उस रूम का सारा कबाड़ साफ करके हटा दिया था। और ये सब देखकर सक्सेना साहब समझ जाते हैं कि सब कुछ सुमन ने ही किया है।
और जब अपने मन की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, तब दोस्तों सुमन सक्सेना साहब से कहती हैं कि अब मुझे बहुत ज़्यादा देर हो रहा है, मुझे यहाँ से अब जाना चाहिए। सक्सेना साहब पूछते हैं कि एक बात बताओ, तुम कहाँ जाओगी? तब सुमन कहती है कि जहाँ मेरी किस्मत लेकर जाएगी वहाँ मैं चली जाऊँगी। दोस्तों सक्सेना साहब कहते हैं कि देखो, अगर तुम अपने दोस्त की तलाश कर रही हो तो उसके लिए तुम्हारे पास कोई ना कोई पता होना चाहिए, कोई एड्रेस होना चाहिए। बिना पता के, बिना एड्रेस के तुम किसी को कैसे ढूंढ पाओगी? दोस्तों सक्सेना साहब सुमन को कहते हैं कि देखो, जब तक तुम्हें शोभा का एड्रेस नहीं मिल जाता है तब तक तुम मेरे घर पर ही रह सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। दोस्तों इतना सुनने के बाद सुमन के चेहरे पर खिलखिलाहट आ जाती है, उसकी मुस्कुराहट आ जाती है। सक्सेना साहब सुमन से कहते हैं कि तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लग रही है, तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो, तुम्हें तुम पर होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें दुख होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। दोस्तों उस दिन सुमन सक्सेना साहब के साथ उनके घर पर रहने के लिए तैयार हो जाती है। और एक दिन सुमन किचन में खाना बना रही थी, तभी सक्सेना साहब पीछे से आ जाते हैं और सुमन के पीछे कमर में हाथ डालकर पकड़ लेते हैं। और दोस्तों सुमन भी सक्सेना साहब को पसंद करने लगी थी, जिस वजह से सुमन भी सक्सेना साहब को अपने गले लगा लेती है और दोनों एक दूसरे के चिपक जाते हैं। तभी दोस्तों सक्सेना साहब के दरवाजे से एक आदमी उनके घर के अंदर आ जाता है। दरअसल उस समय सक्सेना साहब के घर पर दरवाज़ा खुला हुआ था। दोस्तों वो आदमी जैसे ही दरवाजे के अंदर आता है तो तालियां बजाते हुए अंदर आता है। तब सक्सेना साहब उस आदमी को देखते ही वो कहते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर बिना पूछे आने की? तब वो आदमी कहता है कि साहब आप दूसरे की बीवी के साथ रंगरलियाँ मना रहे हैं और दरवाज़ा खुला रखे हैं तो कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। लेकिन रंगरलियाँ देखने के लिए दोस्तों इतने सुनने के बाद सक्सेना साहब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। सक्सेना साहब उस आदमी से कहते हैं अभी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को यहाँ पे बुला दूँगा। दोस्तों आदमी उस घर पर आया था, वो आदमी कहता है कि ठीक है आप पुलिस को बुलाइए, आप मेरी पत्नी के साथ यहाँ पर रंगरलियाँ मना रहे हैं और मुझे धमकी दे रहे हैं। दोस्तों इतना सुनने के बाद सक्सेना साहब वो कुछ देर सोचते हैं और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। सक्सेना साहब को पता नहीं था कि वो आदमी कौन है, लेकिन जब वो बताता है कि आप मेरी पत्नी के साथ रंगरलियाँ मनाए रहे हैं, तब वो सक्सेना साहब को समझ जाते हैं। और सुमन जो है वो उसी की पत्नी रहती है, वो लड़का कोई और नहीं सुमन का पति रहता है। दोस्तों सुमन अपने पति को वहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगती है और अपने पति से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है। और दोस्तों अपने पति को देखकर इतना ज़्यादा घबरा जाती है कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सुमन का जो पति है सुमन के पास जाता है और उसके सर का बाल पूरा मुट्ठी में भर कर पकड़ कर सुमन के बाल को खींच कर मारने लगता है और उससे पैसे का डिमांड करने लगता है। तभी सक्सेना साहब सुमन के पास जाता है और उसका पति का हाथ पकड़ लेता है। तभी दोस्तों सुमन का पति सक्सेना साहब से कहता है कि साहब ये औरत आपको कितना पैसा के लिए आपको साथ रात गुजारने के लिए। तब दोस्तों सक्सेना साहब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सुमन के बारे में कहते हैं उसका पति से कि तुम्हें सुमन अच्छी लड़की है, उसके बारे में गलत बातें मत करो, सुमन जैसी लड़की इस दुनिया में कोई नहीं मिल पाएगी। तब दोस्तों सुमन का जो पति है वो सक्सेना साहब से कहता है कि साहब ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये लड़की बहुत बड़ी फ्रॉड है, इसके चक्कर में आप ना पड़िए, नहीं तो ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। दोस्तों कहानी को पूरा ज़रूर सुनिए क्योंकि कहानी जितना इंटरेस्टिंग आपको लग रही है
उतना ही ज़्यादा खतरनाक है, इसका अंत होने वाला है। दोस्तों, सक्सेना साहब सुमन के बारे में एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करते थे। इतना ज़्यादा सक्सेना साहब सुमन से प्यार करते थे कि उस दिन सक्सेना साहब सुमन के पति से कहते हैं कि तुम सुमन की ज़िंदगी से जाने का क्या लोगे, कितना पैसा लोगे, तुम्हें चाहिए बताओ। तब दोस्तों सुमन का जो पति है वो कहता है आप मेरी पत्नी को खरीदना चाहते हैं। तब सक्सेना साहब कहते हैं कि मैं उसको खरीदना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उसको उसको तो तुमसे छुटकारा दिलाना चाहता हूँ। तब सुमन का जो पति है वो कहता मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस पैसे की ज़रूरत है, मुझे सुमन को छोड़ने के लिए पूरे 25 लाख रुपए चाहिए। उसके बाद सुमन के साथ आप जो मर्जी हो करना करिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। दोस्तों, इतना सुनने के बाद सुमन और सक्सेना साहब के पैर के तले ज़मीन खिसक जाते हैं। दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि 25 लाख तक सुरमाना का जो पति रहता है वो कहता है क्यों, बस इतने में ही फट गए, आपके आपके हाथ में आ गई, तभी तो आप सुमन को खरीदने की बातें कर रहे थे। तब दोस्तों जो सक्सेना साहब रहते वो कहते हैं देखो, मैं तुमको 25 लाख रुपए दूंगा, लेकिन तुमको सुमन को तलाक देना पड़ेगा, और तुमको पैसे मैं तभी दूंगा जब तुम सुमन के तलाक के पेपर पे साइन करोगे और मेरे सामने साइन करोगे। ठीक है, उसी समय मैं तुमको 25 लाख रुपया दूंगा। तब दोस्तों सुमन का जो पति रहता है वो 25 लाख रुपये लेने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है ठीक है, कल दोपहर में मैं इसी समय आऊँगा और पेपर लेकर आऊँगा, उसमें साइन करूँगा, मैं आपको पैसे लेकर आऊँगा, उसके बाद सुमन जो है जो छोड़ दूँगा। दोस्तों, इसी बात पर वहाँ पर फैलता हुआ हो जाता है और सुमन का जो पति है सुमन को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, उस दिन जब रात होती है तब सुमन सक्सेना साहब को गले लगकर फूट फूट कर रोकर रोने लगती हैं, और सुमन को रात के समय में दोनों लोग एक ही बिस्तर पर सोते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों, इस चीज़ को आप गलत मत सोचिएगा, क्योंकि सक्सेना साहब सुमन को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और कहीं ना कहीं सुमन को भी सक्सेना साहब को प्यार चाहने लगी थी, जिस वजह से वो दोनों लोग शारीरिक संबंध बना लेते हैं। लेकिन जब सुबह होती है तब सुबह के समय में सुमन सक्सेना साहब से पूछती है कि जिस रूम में मैं सोती हूँ उस रूम में एक फ़ोटो लगी हुई थी, आपके साथ कोई औरत, क्या वो आपकी पत्नी है? तब सक्सेना साहब कहते हैं कि हाँ, वो मेरी पत्नी है, लेकिन जब कोरोना काल में पहला स्टेज आया था तो उसी समय मेरी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, मेरे बच्चे भी नहीं रहे, तब से मेरी पत्नी और मेरे दिल में रहती हैं। दोस्तों, उस दिन सुमन को जो पता चलता है कि सक्सेना साहब की जो पत्नी थी इस दुनिया में नहीं है और सक्सेना साहब अकेले यहाँ पर रहते हैं, जिस वजह से सुमन और भी ज़्यादा सक्सेना साहब को प्यार करने लगती है। और जैसे ही दोपहर होता है तब सुमन का जो पति है तलाक का पेपर लेकर वहाँ पर आ जाता है, और उसके बाद वहाँ पर ये सक्सेना साहब के सामने बैठकर उसको तलाक के पेपर साइन कर देता है और 25 लाख रुपया लेकर वहाँ से चला देता है। दोस्तों, उस दिन सक्सेना साहब सुमन को पाकर बहुत ज़्यादा खुश थे। सक्सेना साहब उस दिन एक मंदिर में जाते हैं और सुमन से शादी करते हैं, और जब रात होती है तो दूल्हा और दुल्हन का सुहागरात बिस्तर जैसे सजाया जाता है, ठीक उसी तरीके से वहाँ पर व्यवस्था किया जाता है। सुमन सक्सेना साहब दोनों एक लोगों बिस्तर पर एक आदमी अपनी सुहागरात मनाते हैं। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना अच्छा हैप्पी एंडिंग है, लेकिन सक्सेना और सुमन साहब दोनों एक हो गए, उसका पति अलग हो गया। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। इस कहानी में आगे जो हुआ वो जानकर आपको पैर तले ज़मीन खिसक जाएगी। जैसे ही आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि शायद कोई भी लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों, जैसे ही सुबह होता है, जब सुहाग रात को ये लोग मनाते हैं, और सुहाग रात मनाने के बाद जैसे ही सुबह होती है
तो सक्सेना साहब की जब नींद खुलती है तब बिस्तर से उठते ही वो सक्सेना साहब अपने बिस्तर के बगल में गरम गरम चाय देखते हैं, उस कप को उठाते हैं और सक्सेना साहब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सक्सेना साहब सोचते हैं कि अब मुझे हर रोज़ गरम गरम घर का खाना मिलेगा, मुझे बिस्तर पर चाय मिलेगा, मुझे घर का काम करना नहीं पड़ेगा, लेकिन पत्नी सब कुछ संभाल लेगी। दोस्तों, उसके बाद जो सक्सेना साहब थे वो चाय पीते हैं और फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। फ्रेश होने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो आने के बाद सुमन को ढूंढने लगते हैं, और जब सुमन को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो सुमन उसको कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तब सक्सेना साहब अपनी पत्नी के रूम में जाते हैं और देखते हैं कि उसके अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ है और सारा गहना और सारा पैसा सब कुछ चोरी हो गया है। वहाँ पर सुमन को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सुमन का कुछ भी अता पता नहीं चलता है। दोस्तों, सुमन सक्सेना साहब का सारा गहना सारा पैसा चुरा कर 9-2-11 हो जाती है। जब जाकर सक्सेना साहब को समझ में आता है कि सुमन का जो पति है वो सही कह रहा था, ये औरत बहुत ज़्यादा फ्रॉड है और ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। दोस्तों, सक्सेना साहब सुमन के पति की बातों को सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। दोस्तों, सक्सेना साहब सुमन के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे, लेकिन सुमन उसको धोखा देकर उसका सारा गहना सारा पैसा चुरा कर चली जाएगी। दोस्तों, सक्सेना साहब का दिन फूट फूट कर रोने लगता है और उसको उस दिन एहसास हो जाता है कि किसी भी इंसान पर इतना ज़्यादा भरोसा आंख बंद करके कभी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कितना भी मासूम क्यों ना हो, चाहे वो ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ क्यों ना हो, लेकिन कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सुमन और सुमन का जो पति था वो दोनों लोग एक बहुत बड़े चोर थे और इसी तरीके से दोनों लोग दूसरों के साथ फ्रॉड करते थे और पैसा कमाते थे, वो अपनी जीविका चलाते थे। लेकिन दोस्तों, जो सक्सेना साहब थे वो दिल के बहुत अच्छे इंसान थे और सुमन के ऊपर जो बीत रही थी उसको देखकर सक्सेना साहब को बहुत तकलीफ़ से बाहर निकलना चाहते थे, इसीलिए सक्सेना साहब उससे शादी किए थे। लेकिन सक्सेना साहब नहीं जानते थे कि सुमन जो है वो बहरूपिया के रूप में उनके घर के अंदर आई थी, उसको लूट कर वहाँ से 9-2-11 हो जाएगी। दोस्तों, यह भी आज की कहानी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।